चलिए, ठीक है। कौन सा टॉपिक है भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। या फिर कहा जाए एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर या फिर क्या क्या है भाई? जलवायु। चलिए, हमने क्या कहा भाई? जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना? क्या? एटमॉस्फेयर। अगर जलवायु या फिर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं भाई कि जलवायु है क्या, एटमॉस्फेयर है क्या, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, कहा जाए कि जो मैक्सिमम एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कहा जाए कि अच्छे खासे मिल जाते हैं। मतलब एक आध क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं जो हम, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं लगभग लगभग यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो चाहे साइंस साइंस से ही हो चाहे इससे, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो होते यहाँ के हैं, बट वो साइंस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो स्टैटिक जीके भी हो जाता है, जीएल भी हो जाता है, और जीके में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई जलवायु है क्या, ये सॉरी, जलवायु नहीं भाई, पर कुछ और होता है, क्या बताने लगे हम। जलवायु नहीं है भाई, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल होता है। ठीक है ना? क्या होता है? वायुमंडल। ठीक है। वो जलवायु जलवायु हम परसों से कह रहे थे पढ़ाने के लिए। जलवायु दिमाग में वही था मुझे। ठीक है। पढ़ना मगर आगे ने वायुमंडल, फिर इसके बाद जलवायु की बात करेंगे। ठीक है ना? पहले वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल। ठीक है ना? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है। जलवायु नहीं, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वायुमंडल क्या आता है? अगर वायुमंडल की बात करें तो एक तरीके से बेसिक समझिएगा कि पृथ्वी के बाहर, क्या, पृथ्वी के बाहर जो वायु की परतें होती हैं, जो वायु की लेयर होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। तो जो ये पृथ्वी पर, या फिर कहा जाए कि पृथ्वी के बाहर जो ये वायु की लेयर है ना, ये कौन कौन सी लेयर है, किस लेयर में क्या काम होता है, मतलब कहा जाए कि ए टू जेड यहाँ पे हम चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ओजोन गैस क्या होता है, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि एक जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? अब देखिए, मैंने क्या कहा भाई, वायुमंडल की बात की, तो मैंने कहा भाई कि वायु के बाहर, क्या, वायु के बाहर, सॉरी, पृथ्वी के बाहर जो भी वायु की परतें होती हैं, उन्हीं को वायुमंडल कहते हैं। अब इन्हीं वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल होने के ही कारण होता क्या है, जब सूर्य निकलता है ना, तो 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखने लगता है। 2 मिनट पहले। और जब सूर्य डूबता है, डूबने के बाद 2 मिनट तक सूर्य कहा जाए कि जो हमें सूर्य वो दिखाई देता है। वो किस कारण होता है भाई? वो अपवर्तित रेस, ठीक है ना, क्या होता है? अपवर्तित किरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना? किस तरह के, किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन अभी समझिएगा, वो फिजिक्स का टॉपिक है, लाइट का है, बट अभी जो चीजें हैं वायुमंडल के बारे में है, उन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिख तो रहा है? लाइट बहुत प्रॉब्लम भाई। हमने क्या कहा भाई? वायुमंडल। वायुमंडल।
बेसिक जो इसकी एक डेफिनेशन है उसको मतलब समझने के लिए एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा। पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी के बाहर बाहर वायु की परतों को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल। अब यहाँ पे एक चीज जो वायुमंडल की अगर बात करते हैं, पृथ्वी पे बात करते हैं, तो कहा जाए कि लगभग 99% भाग केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से ही निर्मित है। कितना परसेंट? 99% क्या है? नाइट्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। उसके अलावा जो 1% बच रहा है वो उसमें अन्य गैसेज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल पे कौन कौन सी गैसेज सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग कहा जाए कि 79%। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 79%। या फिर कहीं जो वैल्यू दिखाई देती है वो 78.8% दिखता है, तो अप्रोक्सीमेट 29% हो जाता है वो। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95%। या फिर अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं तो 21% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, वायुमंडल वायुमंडल में 99% केवल नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। जो माना जाता है कितना भाई? 78.8%। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कि कितना पाया जाता है? 20.95%। ठीक है, कितना? 20.95% गैस पाई जाती है। ठीक है, अब यहां से जो मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनता है कि इनका परसेंटेज ही पूछ गया था, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78.8%, या फिर अप्रोक्सीमेट 79 दीजिएगा तो भी आपका सही हो जाएगा, और 21% देगा तो भी आपका सही रहेगा। अब उसके अलावा जो अन्य गैसेज हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई? एक तो हमने नाइट्रोजन दे दिया, ठीक है ना, जिसको N2 कहा जाता है, और ऑक्सीजन जिसको O2 कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, N2 और O2। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? अगर बात करते हैं ऑर्गन की, अगर बात करते हैं CO2 की, CO2 की ऑर्गन हो गई, CO2 हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नियॉन। इनका भी परसेंटेज आपको याद रखना है। वैसे तो ये चार कहा जाए कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का और CO2 का। CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CO2 कई बार पूछा गया है। CO2 जो है वो कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑर्गन की बात करते हैं तो 0.93%। आर्गन कितना है? 0.93% है। CO2 की बात करते हैं तो 0.03 या फिर 0.38%। 0.038%, 0.3 भी देखा जाए तो भी आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, उसी में अगर नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन सबसे कम पाया जाता है 0.0018%।
तो नियॉन बहुत ज्यादा नहीं मायने रखता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है कि ये गैस की जो परसेंटेज है, इनको दिमाग में रखना है, इनको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की, वायुमंडल कहा जाए कि मुख्यतः तीन जो तत्व हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। वायुमंडल तीन तत्वों से मुख्यतः मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है? एक तो गैस होता है, दूसरा जलवाष्प जो वेपर होता है, और तीसरा होता है एरोसोल। क्या होता है? एरोसोल। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नोट करिएगा। वायुमंडल, वायुमंडल मुख्यतः तीन तत्वों के संगठन से संगठन से बनता है। क्या क्या है भाई वो? एक तो मैंने कहा ऑक्सीजन हो गया, दूसरा हो गया जलवाष्प, और तीसरा हो गया एरोसोल। एरोसोल, ऑक्सीजन आप समझ रहे हैं, जलवाष्प भी आपको पता है जो वेपर होता है, जो सूर्य की किरणों की वजह से जो भी जो पानी होता है, जो कहा जाए कि वाष्प होता है, वो ऊपर उड़ के चला जाता है, वही क्या होता है? जलवाष्प। एरोसोल की बात करते हैं तो एरोसोल क्या होता है? जो वायु में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं, जैसे धुआं का हो गया, जब आग जलती है तो उसके साथ कुछ पार्टिकल उड़ के जाते हैं, या फिर जो वायु की बूंदें होती हैं, तो उन्हीं से मिलकर एरोसॉल बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है? एरोसॉल बनता है। क्लियर है? चलिए आगे अब एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, एक स्थायी प्राकृतिक गैस और एक अस्थायी प्राकृतिक गैस। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, केवीएस का पेपर हुआ था अभी, केवीएस यूनिवर्स, तो वहां से क्वेश्चन पूछा था, तो उसने यही पूछा था इनमें से कौन सा अस्थायी, या फिर कहा जाए कि जो इरेगुलर गैस है, नेचुरल गैस है, वो कौन सी है। तो अगर ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई स्थायी गैस कौन सी है या फिर अस्थायी गैस कौन सी है, तब आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है भाई कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की गैसें, प्रकार की दो प्रकार की प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर दो प्रकार की प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। एक मिनट रुकिए भाई, देखो रिकॉर्डिंग लगी है। हाँ लगी है, चलिए। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना, कौन सी? एक तो स्थायी प्राकृतिक गैस होती है, और दूसरी होती है अस्थायी प्राकृतिक गैस। स्थायी और अस्थायी। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं भाई कौन कौन सी, तो पहली तो हमारी हो गई स्थायी, परमानेंट। ठीक है, स्थायी प्राकृतिक गैस, स्थायी प्राकृतिक गैस, और दूसरी अस्थायी। स्थायी का मतलब परमानेंट, और अस्थायी का मतलब क्या होता है भाई? जो परमानेंट ना हो। ठीक है ना, जो कहा जाए क्या बोलते हैं इसको,
टेम्परेरी, ठीक है, टेम्पोररी जो होती है। तो परमानेंट गैसेस कौन सी होती है भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन क्या है भाई? ये स्थायी प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है ना। मतलब जो चीजें फिक्स हो, जिनका कहा जाए कि जो परसेंटेज है, जो अनुपात है, वो वायुमंडल में उनका अनुपात फिक्स रहे, वो क्या हो जाती है? स्थायी, परमानेंट हो जाता है। और अस्थायी आपको पता लग रहेगा, अस्थायी मतलब जो कभी स्थायी नहीं होती है, टेम्पोररी होती है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज आगे की लाइन लिख सकते हैं आप, जिसका अनुपात वायुमंडल में क्या हो भाई? स्थायी हो, ठीक है, क्या हो? स्थायी हो। जिसका अनुपात वायुमंडल वायुमंडल में क्या हो भाई? स्थायी। कौन सी गैसें बताई भाई? पहली तो हो गई आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तीसरी हो गई आपकी आर्गन, ठीक है ना, आर्गन। इनको याद रखना है। मैंने यार केवीएस में ये पूछा गया प्रश्न है, जो केवीएस का प्री पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें अस्थाई पूछा गया था कि कौन सा अस्थाई है या फिर स्थाई मतलब ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। इनमें से कोई एक ही था, स्थाई था या फिर अस्थाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को लेंगे भी, पहले जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करते जाएंगे, फिर लास्ट के जो भी प्रश्न पूछे होंगे, जहां पे पूछे होंगे, सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है भाई? अस्थाई गैस है, अस्थाई प्राकृतिक गैस। अस्थाई की जैसे पता है ना, जो टेम्पोररी गैसें होती हैं, जिसका अनुपात वायुमंडल में कहा जाए फिक्स ना हो, ठीक है ना। ये भी कहा जाए जिसको परिवर्तनशील, ये क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है, ठीक है ना। तो इसी में सही लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परिवर्तनशील, सही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या? परिवर्तनशील मतलब ये परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील। कौन सी गैसें होंगी भाई? एक तो हो गया सबसे पहले आपका जो जलवाष्प, ठीक है ना, जो वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, या फिर कहा जाए जीनॉन, मीथेन, जो भी गैसें है। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर हमको ये पता है कि भाई कौन सी परमानेंट गैसेज है, ठीक है ना, ये तीन गैसेज क्या है? परमानेंट है। अगर ये चीजें हमें पता है, तो फिर उसके बाद तो हम आगे कुछ भी आएगा, इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम एलिमिनेट कर लेंगे। हमें पता है कि कौन सी गैसेज परमानेंट है। अगर हमें ये पता है कि कौन सी गैसेज परमानेंट है, तो टेम्पोररी गैस तो हमें ये वैसे ही पता लग जाएगी, क्लियर है ना। तो इस चीज के लिए आपको स्थायी प्राकृतिक गैसेस पता रहेगा, उसके बाद आप वहां से एलिमिनेट कर लोगे। बट कुछ चीजें आप याद कर लीजिए जो दिमाग में कभी कभी रहे, कुछ क्वेश्चन अटपटे से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस में वो भी आसान नहीं था, थोड़ा सा मतलब अगर आप सही से नहीं पढ़े होते इस चीज को, तो उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते, ठीक है। फिलहाल तो अभी उस क्वेश्चन को नहीं गए, बट उस क्वेश्चन को लेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कहा भाई कि अस्थायी प्राकृतिक गैसेस या फिर जो परिवर्तनशील गैसेस है, क्या क्या उसमें? एक तो है जलवाष्प, जलवाष्प, CO2, ओजोन, मीथेन, जीनॉन, तमाम गैसेस हैं, ठीक है ना। जो
नाम मात्र के हैं, ठीक है ना। वो कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वही भाई परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील हो गई। तो हमें ये चीजें पता हो गई भाई कि कौन सी स्थायी प्राकृतिक गैस है और कौन सी अस्थायी प्राकृतिक गैस है, ठीक है। चलिए, अब आता है डायरेक्ट हम लोग किस पे, वायुमंडल की लेयर्स के बारे में, ठीक है ना। वायुमंडल का जो लेयर है उसके बारे में बात करेंगे कि वायुमंडल पे कौन कौन सी परतें हैं, उन सभी परतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। अब वायुमंडल की संरचना की बात करें अगर हम लोग, जो भी वायुमंडल में लेयर्स होती हैं उनका जो डेंसिटी होता है, उनका जो टेम्परेचर होता है, हर एक लेयर में अलग अलग होता है। तो उन्हीं सब लेयर्स की बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें भाई कि जो वायुमंडल की संरचना है, जैसे कहा जाए वायुमंडल की जो लेयर है वो कितनी होंगी। तो वायुमंडल में कुल जो है, जो वायुमंडल हमारा है वो 5 परतों से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, ठीक है। अब आप देखे हुए ना कि चाहे वायुमंडल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मिट्टी हो, वो कहीं ना कहीं लेयर्स में बटे हुए हैं। जैसे प्याज होता है ना, एक छिलका निकालो दूसरा ऐसे, तो उसी तरीके से कुछ ये भी है। चाहे वो पृथ्वी के भूभाग के बारे में बात करें, चाहे मिट्टी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, चाहे फिर हम वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में हमने कहा भाई कुल कितने परतें होते हैं, 5 परतें होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रडार, ये वायुमंडल में कितने परतें होती हैं, वो 5 परतें होती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी परतें होती हैं भाई, कौन कौन सी परतें होती हैं। तो हमने कहा कि जो वायुमंडल है हमारा, जो वायुमंडल है हमारा, वो जो 5 परतें हैं वो कौन कौन सी, आप लिख रहा हूँ। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत जो होती है वो है हमारी समताप मंडल। तीसरी परत जो है हमारी, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है। चौथी परत है हमारी, जिसको बोलते हैं आयन मंडल। और जो लास्ट परत है वो है बाह्य मंडल। तो ये है हमारी वायुमंडल की परतें, जो 5 परतें हैं वो यही है, ठीक है ना।
अब हम हर एक परत के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम एक यही डायग्राम दिया है, एक फिगर है, इसमें चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी। ये किस तरीके से जो पृथ्वी की लेयर है वो किस किस भागों में बटी हुई है, कहाँ से कहाँ तक बटी हुई है, इन सभी चीजों को यहाँ पे हमने दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है भाई, पृथ्वी की सतह है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको भूमि भी दिखेगी, पेड़ पौधे भी मिलेंगे, समुद्र भी मिलेंगे, पर्वत भी मिलेंगे, मरुस्थल, सब कुछ। ठीक है ना, आपको पता है। अब वायुमंडल की परतों के बारे में हमें पढ़ना है कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की क्षोभ मंडल की। किसकी बात की? क्षोभ मंडल की। जो सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, पृथ्वी से सबसे नजदीक परत है, वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। कौन सी है भाई? वो हमारी क्षोभ मंडल है। ठीक है, अब हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करने वाले हैं भाई। क्षोभ मंडल के बारे में अगर बात करें तो ये 0 से 8 किलोमीटर तक ध्रुवीय क्षेत्रों में है, और 0 से 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है, हम एक डिस्टेंस देख लेंगे, पता लग जाएगा। बट यहाँ पे दो दो चीज दे दिया है। ध्रुवों पे क्या है भाई, विषुवत रेखा पे क्या है? अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। हम्म? अब समझिएगा इस बात में। अगर हम बात करें किसकी, पृथ्वी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पृथ्वी कुछ ऐसा ही है, बहुत ज्यादा लगार बना देगा, थोड़ा सा फैल जाता तो ठीक है, चलिए थोड़ा अपन और ठीक कर लो। क्या सुनाए भाई? दिख रहा है ना, इतना दिख रहा होगा। देखिए हमने क्या कहा, ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर। अब ये भूमध्य रेखा क्या है, ध्रुव क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हम्म, ये अक्षांश रेखा होती है। इसको शुरुआत में ही हमने बताया था, जो परपेंडिकुलर होती है ऐसे खड़ी लाइन, वो देशांतर रेखा होती है, और जो ऐसी होती है वो आपकी अक्षांश रेखा है। तो यही है विषुवत रेखा, यही है अक्षांश रेखा। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई, विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये सेंटर पे है, 0 डिग्री इसीलिए कहा गया है। ठीक है ना। इधर जाएंगे तो ये वाला जो भाग है, इसी को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। जब 90 डिग्री तो आप पहुंच जाओगे तो इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है, इसी को ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। उसी तरीके से ऊपर यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? ध्रुव मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्रुव मिलेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि भाई यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है, वो कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा होने वाली है। क्योंकि भाई ध्रुव से अगर पोल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा ही। इसीलिए वहां पे जो लिखा हुआ है कि भाई 0 से 8 किलोमीटर ध्रुवीय क्षेत्र में, मतलब यहां से अगर हम जाएंगे, यहाँ से ऊपर जब जाएंगे, यहाँ से, तो हम कहाँ पहुंचेंगे भाई?
8 किलोमीटर पे। 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्षोभ मंडल मिल जाएगा। और वही अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से? विषुवत रेखा से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे क्या है भाई? 18 किलोमीटर। तो कह सकते हैं भाई कि पोल से विषुवत रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 10 किलोमीटर हुई कि नहीं भाई? 8 किलोमीटर था यहाँ से, और यहाँ से 18 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के तो अंतर आया। यहाँ से यहाँ पे की दूरी थी वो कितनी हो गई? 10 किलोमीटर हो गई। सही आ गया ना? यही चीज यहाँ पे बताया था, वही चीज आपको समझना था, ठीक है ना? यही चीज यहाँ पे आपको समझना था कि भाई जो बताया जा रहा है कि 0 से 8 किलोमीटर पर क्या मिलेगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका क्षोभ मंडल मिलेगा। और भूमध्य रेखा पर कितना मिलेगा भाई? 0 से 18 किलोमीटर। 0 से 18 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर विषुवत रेखा से, 0 डिग्री रेखा से, ये फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य का रेखा का मतलब क्या हुआ? भूमध्य, भू के मध्य में। इसलिए तो मैंने कहा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन? 0 डिग्री, जो अक्षांश रेखा है, उसी को क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा बोला गया है। ठीक है ना? क्या कहते हैं उसी को? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ध्रुव से जो हमारा सौरमंडल की दूरी है वो कितना हो जाएगा? कितना? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा से कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इसकी चीजें विशेषताओं के बारे में लिखा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है, अभी हमने बताई, वही तो था। कुल वायु का लगभग 75% भाग यही होता है। ठीक है ना? जो जितनी भी वायु है ना, उसका 70% भाग जो है वो क्षोभ मंडल पे ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब मिलने लगेगा, वायु की कमी होने लगेगी। ठीक है? सभी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती हैं, जैसे बादल गरजना यहीं पे, वर्षा होना यहीं पे, आंधी आएगा यहीं पे, बिजली दिखेगा यहीं पे। तो मौसमी जितनी भी घटनाएं हैं वो कहाँ मिलती हैं? क्षोभ मंडल पे मिलती हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान हमारा घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। या फिर कहा जाए कि 165, कितना? 165 मीटर। कितना? 165 मीटर अगर ऊपर गए, 165 मीटर ऊपर गए, 1 डिग्री, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। कितना? 165 मीटर ऊपर अगर गए, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या? क्षोभ मंडल। ठीक है ना? क्या हो गया? क्षोभ मंडल। अभी हम समझा दे रहे थे, लिखवाएंगे अभी हम कुछ भी नहीं, चीजों को बताते चलेंगे, जितनी भी चीजें समझते चलेंगे। समझ जाएंगे तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है ना? पीडीएफ से सब आपको पढ़ना है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम यहाँ पर समझा देंगे, सब कुछ। ठीक है ना? ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, ज्यादा आपको दिक्कत ना चीजें। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? ये क्षोभ मंडल है, सबसे निचली परत है। मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। बादल का आना, गरजना, बरसना, आंधी तूफान, सब यहीं पे ही देखने को मिलेगा। तो मौसमी घटना याद रखिएगा, मौसमी घटना कहाँ देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है? इतना चीज तो यहाँ पे आपको दिख लिया। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान डाउन होता चला जाएगा। अब कुछ चीजें और ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें और भी इसमें याद रखिएगा। इसी को ही, क्षोभ मंडल को ही बोला जाता है संवहन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, संवहन मंडल। क्योंकि क्षोभ मंडल में संवहनी धाराएं देखने को मिलती हैं। संवहनी धाराएं, ये संवहनी धाराएं क्या होती है भाई? होता ये है ना, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो जो ये जल जल होते हैं, इनसे जो वाष्प निकलता है वो ऊपर जाता है। क्या होता है? ऊपर जाता है। या फिर जो भी गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। ये तो पता है ना कि जो गर्म से
जो गर्म चीज होती हैं वो गर्म से ठंडे की ओर जाती हैं। तो जितनी भी गर्म हवाएं थी वो ऊपर चली जाती हैं, या फिर जो जलवाष्प था वो ऊपर चला जाता है। और जो ऊपर कहा जाए कि जो चीजें ऊपर थी वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी। और जब ठंडी होंगी तो वो चाहे बारिश हो चाहे बूंदे हो, जैसे ही ठंडी होंगी, जैसे आपने देखा ना कि जब आप किसी पतीले में पानी गर्म करोगे, उसके ऊपर एक प्लेट रख दोगे इस तरीके से, तो भाप बनता रहेगा, ऐसे भाप बनेगा। और जब तक गर्म रहता है ना तब तक नीचे नहीं गिरता है। और जैसे ही ढक्कन आप खोलते हो, क्या होता है, पूरा या पूरा पानी नीचे आ जाता है। तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। नीचे जलवाष्प ऊपर गया, ऊपर जाके ठंडी हुई, और फिर वो क्या होती है, बारिश के रूप में नीचे चली जाती है। और उसी तरीके से ये जो बादल होते हैं ना, वो भी ऐसा ही होता है। ठंडियों में क्या होता है, ये जो कोहरे पड़ते हैं वो इसी की वजह से वो ठंडे होके नीचे आ जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, और वही कोहरे का रूप ले लेता है। तो उसे क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। संवहन धारा, इसीलिए तो क्या बोलते हैं, संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को। ठीक है। और इसी को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। विक्षोभ मंडल। तो हमने देखा क्षोभ मंडल को क्या क्या कहते हैं, एक तो संवहन मंडल कहते हैं, विक्षोभ मंडल कहते हैं, और संवहन मंडल। क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल और संवहन मंडल, इसको बोलते हैं। क्षोभ मंडल को ही बोलते हैं, जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की। क्लियर है। चलिए, एक चीज थोड़ा सा और याद रखिएगा। अरे क्वेश्चन जो है ना बड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्या करता है, उससे कभी ये जाता है कि जो जेट विमानें होती हैं, जो एरोप्लेन होती हैं, वो कौन सी लेयर में उड़ती हैं, और जो हेलीकॉप्टर होता है वो किस लेयर में उड़ती है। ठीक है। तो हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जो चॉपर होता है, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। आपने देखा हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर कभी देखा, नहीं। तो आपको देखेगा जो चीजें हमें दिखती हैं वो क्षोभ मंडल वाली चीजें हमें दिखती हैं। बादल गरजता है वो दिख जाता है, बादल है वो भी दिख जाता है, बारिश आता है वो भी दिख जाता है। ठीक है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ता है। तो ऊंचाई पे क्यों नहीं उड़ेगा भाई, जैसे जैसे जाएगी टेम्परेचर में गिरावट आएगी, वायु दाब कम होता चला जाएगा। इस वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उड़ता। और मान लीजिए ऊपर उड़ भी गए, बहुत ज्यादा ऊपर उड़ गए, गरजना शुरू हो गया, दिक्कत हो जाएगा, पता लगा हेलीकॉप्टर इधर उधर हो गया। ठीक है ना। तो इसी के अंदर ही उड़ता है, इसी के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है। तो याद यही रखना है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई जिसकी, क्षोभ मंडल की। ठीक है, क्या है क्षोभ मंडल। सब कुछ हमने यहाँ पे क्षोभ मंडल के बारे में बता दिया है। हम पीडीएफ देंगे, आप वहां से सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, लिखवाएंगे तो पूरा फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब वही चीज लिखवाएंगे, वही चीज हम आपको वहां देंगे, तो उससे बढ़िया नहीं, आप यहाँ पे समझते से भी है, और फिर पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। तो पीडीएफ में कुछ समझ ना आया करें तो वो भी पूछ लिया करें। अगर कुछ चीजें आपको लगती है कि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ये चीज नहीं समझ में आया, तो भी वहाँ पे कुछ मिस प्रिंट भी हो जाए तो एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा क्षोभ मंडल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बात करें। अगली जो परत है हमारी वो है समताप मंडल। कौन सी है भाई, समताप मंडल। जैसा कि नाम से दिख रहा, समताप मतलब जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना, वो क्या कैसा होता है, वो समान होता है। टेम्परेचर कैसा होता है, इक्वल होता है। इसीलिए इसका नाम है समताप मंडल। क्या है भाई, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, समताप मंडल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए
कि भाई क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे भाई, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। वो क्या है, समताप मंडल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी हिंदी में भी स्ट्रेटोस्फेयर दे देंगे और इंग्लिश में भी दे देते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, अरे हमने तो क्षोभ मंडल समताप मंडल पढ़ा था और ये आ गया इंग्लिश में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर इसके बाद आयन मंडल, ठीक है ना, आयनोस्फेयर, फिर उसके बाद हो जाता है सबसे बाहर, ठीक है ना, एक्सोस्फेयर हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अब समताप मंडल के बारे में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, और यहाँ पे क्या उड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरासूट। पैरासूट होता नहीं, अभी तो पैरासूट ही कहता है। तो पैरासूट वगैरह कहाँ उड़ेगा, क्षोभ मंडल में उड़ेगा। और जो एरोप्लेन है वो समताप मंडल में, कहाँ पे उड़ेगा, समताप मंडल में। क्योंकि यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे क्या मौसमी घटनाएं होती है, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर घुसता रहा तो यहाँ पे मतलब मौसम चेंज होता रहता है, बारिश भी होता है, बादल भी आता है, तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब तक उड़ान भरता है तब तक जाएगा, बट एक लेवल के बाद फिर ऐसे ही मतलब इसी के अंदर अंदर ही उड़ता है आपका एरोप्लेन। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा समताप मंडल था वो कितना किलोमीटर होगा, वो कितना किलोमीटर तक है, तो याद रखिएगा जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक भाई, 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल। अब देखिए, तो क्या अगर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, सेम चीजें यहाँ पे भी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही चीज है, वही कंसेप्ट है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे समझना नहीं है। ठीक है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ओजोन परत 20 से 35 किलोमीटर यही पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तापमान से विस्तार बढ़ता है, जेट विमान किसी परत में उड़ते हैं। अब ये क्या चीज बोल दिया आप, एक चीज कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है 20 से 35 किलोमीटर, कहाँ पे, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, मतलब कहा जाए कि जो समताप मंडल जहां तक है उसी से, जब कहा जाए नीचे से 20 से 35 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, ओजोन लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, ओजोन लेयर मिलेगी। ओजोन लेयर क्या करती है भाई, ओजोन लेयर जो होता है ना, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य होता है ना, इससे जो रेज रेज आती है पीछे से, ठीक, ये डायरेक्ट पृथ्वी पर ना पहुंचे, इसीलिए मतलब कहा जाए एक तरीके से ये सुरक्षा कवच का काम करती हैं। किसका काम करती है, सुरक्षा कवच का काम करती हैं, ओजोन लेयर। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं, उनको रोकने का काम करती हैं ओजोन परत। ठीक है, जिसको O3 कहते हैं। ठीक है, क्या है, O3 या फिर ओजोन। तो ये क्या करता है भाई, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अब रेज आएंगी यहाँ पे, तो ये छट गया है, एक तरह छन्नी का काम करेगा, जो मतलब जितना जरूरत होता है वो नीचे आ जाती है, और यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो हार्मफुल रेसेस होती हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है। और इन्हीं की वजह से ओजोन परत हुआ, जब कहा जाए जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनका बड़ा योगदान है। पृथ्वी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बने रहने का कारण है वो ग्रीन हाउस गैसेस का है, वो अभी हम आगे बात करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल की लेयर में ही आपको ओजोन परत देखने को मिल जाती है, 20 से 35 किलोमीटर। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ओजोन लेयर मिलती है, या फिर कहा जाए क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के जस्ट नीचे, जैसे कहा है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में।
ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मौसमी घटनाएं यहाँ पाई जा रही थी, जो बारिश, गरजना, आंधी तूफान, यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता, इसलिए प्लेन भी भाई आराम से चला जाता है। ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्लेन कहाँ उड़ता है, आपका समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, आपका ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में, और एरोप्लेन आपका समताप मंडल में। चलिए, अब देखिए एक चीज यहाँ से और भी ध्यान रखिएगा। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कुछ इस तरीके से ऐसी परत है, क्या है? ये एक परत है। तो इनकी जो परत होती है ना, इसकी मोटाई, क्या, इनकी जो मोटाई होती है, इनकी जो थिकनेस होती है, वो किसमें नापा जाता है, वो नापा जाता है डाप्सन में। इसमें डाप्सन में मापा जाता है। तो याद रखिए, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। किसमें भाई, डाप्सन में। देखने होगा क्या, डाप्सन, डाप्सन में। ठीक है। ओजोन परत क्या होता है भाई, कि जैसे कुछ गैसेज है, कुछ गैसेज है जिनकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है वो पतली हो रही है, वो कहीं ना कहीं, मतलब इनमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इनमें कमी आ रही है, इनकी मोटाई में कमी आ रही है। तो अगर ओजोन परत कहीं पतली हुई, या फिर कहीं इसमें छेद हुआ, तो आप समझ सकते हो फिर क्या होने वाला है। कि सूर्य किरणें छत पे आ रही थी, वो डायरेक्ट आएंगी, और अब ये किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ने लगेंगी। और जो मनुष्य है ना, उन्हें स्किन कैंसर, कौन सा भाई, स्किन कैंसर होने का, मतलब कहा जाए कि स्किन कैंसर उनको हो जाएगा, अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट किससे पड़ेंगी, मनुष्य पे पड़ेंगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर। किसकी वजह से होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस अगर पृथ्वी पे डायरेक्ट पहुंच जाए तो। अब एक जगह ना, कहा जाए इस ओजोन लेयर पे कहीं छेद पाया गया, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो क्षेत्र कहाँ पाया गया, वो पाया गया था भाई आपका अंटार्कटिक में। कहाँ पे, अंटार्कटिक में। जो ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया, कहाँ पाया गया भाई, अंटार्कटिक, या फिर अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिक या फिर अंटार्कटिक। दो छेद पाया गया था, दोनों के दोनों यहीं पर ही पाया गया था। पहला छेद भी यहीं पाया गया था, और दूसरा भी यहीं पाया गया था। पहला और दूसरा यहीं पर छेद पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, अंटार्कटिका में। तो इस चीज पे याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछ लेता है। ठीक है। तो ओजोन लेयर में कहाँ स्लिप पाएगी भाई, वो अंटार्कटिक में। तो ये ना कहाँ पे, अंटार्कटिक में पाएगी। आगे बात करें, तो ये हो गई हमारी समताप मंडल के बारे में। इसकी बात हो गई भाई, समताप मंडल हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है सर। ओजोन दिवस। हाँ, ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत बढ़िया। ये ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो ओजोन दिवस होता है, ओजोन दिवस
16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इस पे ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आगे बात करें। अगला जो हमारा लेयर है वो है मध्य मंडल, या फिर इसको बोला जाता है मीजोस्फीयर। मध्य मंडल या फिर मीजोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल की बात करते हैं तो ये 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। कहां तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मध्य मंडल देखने को मिलता है। और ये जो मध्य मंडल है ये सबसे ठंडा होता है। कैसा होता है? सबसे ठंडा होता है आपका मध्य मंडल। क्योंकि मैंने क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है मध्य मंडल का ना, ये सबसे ठंडा होता है। क्या होता है भाई? सबसे ठंडा होता है। अब देखिए ठंडा होता है तो क्या होता है कि इसकी डेंसिटी भी बहुत अधिक होगी, क्योंकि डेंसिटी घनत्व ये ज्यादा होता है। क्या होता है? घनत्व ज्यादा होता है। तो एक तरीके से ये जो लेयर है मध्यमंडल का, जो ऊपर से उल्का पिंड आती है ना, उल्का पिंड कोई अगर टूटा और वो पृथ्वी पे आया, तो ये क्या करती है भाई, उस उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको तोड़ डालती है, उसको यहीं पे ही खत्म कर डालती है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे ये उल्का पिंड है, अब ये आ रही है, काफी स्पीड से आती है भाई, बहुत स्पीड होता है इनके। अब वो इतनी स्पीड से अगर आ रही है ना, तो ये जो बीच में लेयर बनी हुई है वायुमंडल की, तो इनके बीच में क्या होता है, जो ये उल्का पिंड होते हैं ना, उनमें एक घर्षण होता है, एक फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा भाई, इस पे दबाव पड़ेगा और ये क्या होगा, टूटने लगेगा। क्या होगा? टूटने लगेगा। ठीक है। तो जैसे अब वहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आया, अब इनके बीच में आया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन यहाँ नहीं होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे भी होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आएगा वो कम होता चला जाएगा, मगर यहाँ पे जब आएगा तो इसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। अब यहाँ से भी आगे निकला तो अभी मध्यमंडल भी है, तो कहीं ना कहीं आते ये यहीं पे डिस्ट्रॉय होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी मध्यमंडल में ही लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं ना, जो बहुत बड़े उल्कापिंड होते हैं, वो उनके चांसेस होते हैं कि वो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ समझिएगा, अगर उल्का पिंड की बात करें ना, उल्का पिंड, तो हमने क्या कहा कि मध्यमंडल जो है उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, उल्का पिंड को यहीं पे तोड़ के खत्म कर देता है। बट जो बहुत भारी उल्का पिंड होते हैं, तो उनके चांसेस क्या होते हैं, वो उल्का पिंड ऐसे आते हैं और पृथ्वी पे चले आते हैं। ठीक है ना, ऐसे पृथ्वी पे आ गया, पृथ्वी पहुंच जाए। अब जब पृथ्वी पे पहुंचेगा तो जहां पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं भाई पृथ्वी को क्षति पहुंचेगी, मतलब वहां पे गड्ढा होना श्योर है। ये बहुत छोटा होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है उनका पिंड। वहां पे आने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद, यहाँ पे भी अगर गिरता है ना, तो मानिए चलिए कि इतना बड़ा होता है, मतलब 1 आध 2 किलोमीटर का रेंज ले ही लेता है, इतना बड़ा होता है वो। तो अब जब ऐसे आया पृथ्वी पे गिरा, तो जहां गिरा होगा वहां पे खड्डा कर दिया। तो इसी उल्का पिंड से भारत में एक झील बनी है। और जो उल्का पिंड के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है ना, उस झील को कहते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है भाई? उल्का पिंड के द्वारा होता है। ठीक है ना, उल्का पिंड से क्रेटर झील का निर्माण होता है। जब ये उल्का पिंड आई पृथ्वी पर गिरी, तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है और वही झील का काम कर देती है। तो एक क्वेश्चन पूछा था, भारत में कौन सी झील है जो क्रेटर झील कहलाती है? तो क्रेटर झील एक है जिसका नाम है भाई, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना।
झील का नाम दिमाग पर लग रहा है। ये मेरे भाई क्या नाम है उसका, जस्ट अभी दिमाग से कभी भी चीजें होती है ना एकदम स्किप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं उस झील का नाम क्या है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बुढ़ाना। क्या नाम है? बुढ़ाना। और यहीं पे ये झील है। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम बुढ़ाना, और यहीं पे ये झील है। देखिए दिमाग में बाबा, एक बार इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो झील का नाम क्या है? रियल है, दिमाग है अगर आ नहीं रहा है। चलिए उसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं, शायद अभी दिमाग में आ जाए, वही बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो झील बनी थी ना, तो उसी मतलब जो उल्का पिंड के द्वारा झील बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। हाँ बहुत बढ़िया भाई, आ रहा है। वजीर राम जी ने बताया लोनार झील, ठीक है ना। कौन सा झील है? लोनार झील है भाई, लोनार झील, ठीक है ना। लोनार झील, ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुढ़ाना में है। ये आपको बुढ़ाना जिला है का, वहां पे ये झील है। इसका नाम क्या है? लोनार झील। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रेटर झील है, तो वो लोनार झील है। कहाँ है? ठीक है, महाराष्ट्र के बुढ़ाना में स्थित है ये झील, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, क्रेटर झील है ये। कैसी झील है? क्रेटर झील। और क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है भाई? उल्का पिंड के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? उल्का पिंड के द्वारा। चलिए, अब समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल क्या काम करता है? उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, उल्का पिंड को तोड़ डालता है, ठीक है ना। उल्का पिंड को पृथ्वी पर नहीं आने देता है मध्यमंडल। अगली बात करते हैं। अगला है जो हमारा, जिसका नाम है आयन मंडल, ठीक है ना। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें भाई, तो आयन मंडल में जो दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी लेंथ की बात करें भाई, कितनी ऊंचाई तक है? तो 700 किलोमीटर तक, ठीक है ना। कितना? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? आयन मंडल। और इसी को कहीं ना कहीं थर्मोस्फेयर कहा जाता है, ताप मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। थर्मोस्फेयर या फिर ताप मंडल भी इसको कहा जाता है। इससे एक याद रखिएगा, इसमें क्या पाई जाती है? कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। क्या है? कॉस्मिक रेज। ये जो चमक रहा है ना, ये क्या है? कॉस्मिक रेज है ये क्या है भाई? कॉस्मिक किरणें हैं। अब यहाँ पे कॉस्मिक किरणें पाई जाती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको तापमंडल कहते हैं, थर्मोस्फेयर कहा जाता है। और आयन मंडल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको याद ये रखना है। देखिए यहाँ पे भी कुछ ये जो है, इसको थोड़ा देखिए फिर बताते हैं। 80 से 700 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? आयन मंडल मिलेगा। तापमान बहुत अधिक होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक भी हो जाता है। आयन मंडल यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, अरोरा यहीं बनता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कि पूछा ये जाता है कि जो रेडियो तरंगे होती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तो वो आयन मंडल में ही देखने को मिलती है, रेडियो वेव्स। तो है ना, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो कहाँ मिलेंगी? आपको यही मिलेंगी। जो कहा जाए कि टेलीफोनिक जो वेव्स है, जो हम लोग मोबाइल यूज वगैरह करते हैं, वो क्या रेडियो वेव्स है। वही रेडियो वेव्स यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे? आयन मंडल में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेडियो वेव यहाँ मिलती है, रेडियो तरंग। क्या मिलती है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग कहाँ मिलेगा? आयन मंडल में, ठीक है ना। रेडियो तरंग कहाँ मिल जाएगा भाई? आपको आयन मंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। कम्युनिकेशन मतलब संचार। जो फोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। और यहीं पे ही आपको अंतरिक्ष स्टेशन में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन यही कहीं मिलता है आपको। कहाँ पे? आयन मंडल में ही। जो उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, वही यहाँ पे देखने को मिलता है।
ठीक है ना, ध्रुवीय उपग्रह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आयन मंडल में इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें, जो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलेगा वो बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर और बात करें, और वैसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट यहाँ पे कुछ लेयर पाई जाती है, उनको थोड़ा सा चाहे आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर बात करते हैं ना आयन मंडल में, आयन मंडल में एक पाई जाती है डी परत। कौन सी? डी परत पाई जाती है। और इसी में आपको देखने को मिलती है भाई जिसको कहा जाता है ई परत, एफ और जी परत। इन परतों का अलग अलग काम है। अगर बेसिकली देखें तो हमने क्या कहा था, जो रेडियो वेव्स है वो यहीं कहीं देखने को मिलती है। रेडियो वेव्स जो है कहाँ देखने को मिलता है? आपके आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। बट इनको मैंने कहा था कि परत में बांट दिया, डी परत है, ई परत है, एफ और जी परत है तीनों का काम वही रेडियो वेव्स का। बट थोड़ा सा जैसे होता है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा होती है। क्या होती है? कम ज्यादा होती है। तो ये जो डी परत होती है, यहाँ पे जो मीडियम से, जब कहा जाए जो हाइयर, मीडियम से हाइयर, मीडियम से लेके हाइयर तक की जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से परावर्तित होती हैं। कौन सी? डी परत से। सब सब यहाँ पे भाई पहले तो डी परत था, फिर यहाँ पे निम्न होगा। ठीक है ना, यहाँ पे निम्न हो जाएगा। मतलब कहा जाए कि सबसे लो, लो वाली यहाँ होगी, लो टू मीडियम, लो टू मीडियम होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मीडियम टू हाई हो जाएगा, और यहाँ पे हाइयर हो जाएगा। जो उच्च रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ पे होगा, जो सबसे कम होगा वो डी परत में, फिर मीडियम टू हाई यहाँ पे हो जाएगा, और सबसे उच्च जो एफ में होगा। मैंने क्या कहा, वही चीजें हैं, है वही चीजें, बट इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया डी ई एफ जी में। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसलिए नहीं क्या बता रहा हूँ क्योंकि पूछे नहीं गए अभी तक, हायर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चाहे तो इसको याद कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, चलिए लास्ट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल हमारा ये है, बहिर्मंडल है। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक है ना, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपर सबसे बाहर बहिर्मंडल, जैसा कि नाम से ही बहिर्मंडल, तो सबसे बाहर बहिर्मंडल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अगर हम बात करें आयन मंडल की ना, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन वेव्स थी, वेव्स, कम्युनिकेशन वेव, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। बट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो संचारी उपग्रह है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इससे जो वेव आएंगी वो कहाँ मिलेगा? आपके आयन मंडल में। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब बात करेगा उपग्रह की, तो उपग्रह सबसे बाहर रहेगा, और जो रेडियो वेव्स है वो कहाँ दिखेगा आपको? आयन मंडल में दिखेगा। कहाँ मिलेगा? आयन मंडल में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है भाई? कृत्रिम उपग्रह। यह है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम उपग्रह है, यही पाया जाता है कहाँ पे? बहिर्मंडल में ही पाया जाता है। यहाँ वायु के कण बहुत कम होते हैं, यहाँ पे वायु मतलब ना के बराबर होते हैं, अपनी पर वायु कण कहाँ ही नहीं पाएगा, जाते जाते तो खत्म हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि भाई इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है भाई? एक तो हीलियम पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन।
ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन केवल पाया जाता है किसमें भाई? आपके एक्सोस्फीयर में, आपके बहिर्मंडल में। ठीक है। सबसे अधिक कौन सी गैसेस पाई जाएंगी? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस कहाँ मिलती है भाई? आपके बहिर्मंडल में। और जो ये बहिर्मंडल है ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 10,000 किलोमीटर के ऊपर मतलब कहा जाए कि जो भी मिलेगा वो सब क्या है? बहिर्मंडल ही है। और इनके इनके बीच में भी देखोगे तो सबसे अधिक यही 700 किलोमीटर तक का, ये 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया। बहिर्मंडल क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। हम्म? इसीलिए बहुत बड़ा होता है ना, तो इसको बोलते हैं आयतन मंडल। क्या बोलते हैं? आयतन मंडल कहते हैं। अब ये उपनाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन करता है कई बार। ठीक है। आयतन मंडल इसको कहा जाता है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी लेयर है वायुमंडल की, बहिर्मंडल। इसी को आयतन मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 5,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है ना? 5,000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक वही पहुंचता है 5,000 डिग्री सेल्सियस को। ठीक। क्लियर हो गया? तो यही तो हमने अभी तक पढ़ा, वो क्या है? वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी है, हम अभी लिखवाते तो मतलब इतना हमारा कवर हो ही ना पाता, फिर कहीं ना कहीं फिर अगले क्लास में ये वो करना पड़ता। तो इसलिए मैं ये सब कुछ समझा दिए यहाँ पे। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अगर पीडीएफ में आपको नहीं समझ में आता है तो बताइए, फिर हम लिखवा लें, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसीलिए हम बहुत कोशिश करते हैं हर एक चीज को। अब थोड़ा सा मैंने कहा जाए तो प्रोफेशनली बनाने लगे, चीजें हर चीज आपको हाईलाइटेड रहे, वो चीज दिख जाए। ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि आपको वो चीज जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई है वहां पे भी चीजें वो समझ में आए। जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई, जो पढ़ाया है, वही चीजें वहां पर बताई गई। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बार बार यही कहते हैं, चाहिए पीडीएफ से इसीलिए दिया है ताकि जो चीजें आपको मतलब जो चीज यहाँ पढ़ रहे हैं एक बार वहां देख लीजिए। यहाँ पे पढ़ने के बाद अब जैसे ही पीडीएफ देखोगे ना तो वो क्या करता है, बूझ कर देता है। और तीसरा काम ये कर लो कि आप चीजों को नोट करते चलोगे, एक आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में बहुत ज्यादा रिवीजन करना ही नहीं रहेगा, क्योंकि पता ना कि पढ़ने से ज्यादा लिखने से चीजें दिमाग में छपती हैं। तो पढ़िए एक बार यहाँ पे, पीडीएफ देखिए, फिर अपने हिसाब से नोट बनाते चलिए उस चीज को। हमने जैसे वायुमंडल की बात की, वायुमंडल की जैसे ही बात होती है सबसे पहले गैसेस दिमाग में आनी चाहिए। भाई वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस होती है। फिर ये आना चाहिए कि भाई वायुमंडल के बारे में पता है कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। अब उन जो पढ़ते हैं उनका कितनी पढ़ते हैं, फिर उनका नाम दिमाग में एकदम से तो आ जाए, लोअर टू अपर दिमाग में आ जाना चाहिए। भाई सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अब जैसे ही क्षोभ मंडल में पहुंचे तो हमें दिमाग में सब कुछ रिमाइंड होने लगेगा। भाई क्षोभ मंडल में हमने क्या पढ़ा था? ये मौसमी घटनाएं जितनी होती हैं, बारिश होना, बादल वगैरह, आंधी तूफान, हेलीकॉप्टर उड़ना, पैराशूट, यही की दिखा था हमें। सब कुछ यहाँ पे हमें लगेगा। किले की बात करते हैं तो 0 से 18 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। संवहनी धारा थी, इसीलिए संवहन मंडल कहा जाता है। इसमें जो मौसम परिवर्तन होते हैं इसीलिए इसको विक्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर जस्ट उसके ऊपर पहुंचते हैं, हाँ क्या था भाई? समताप मंडल आया। अब समताप मंडल मतलब समान टेम्परेचर। अब समान टेम्परेचर है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं है, तो यहाँ पे क्या उड़ेगा भाई? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ेगा, मतलब एरोप्लेन। और क्षोभ मंडल में क्या उड़ रहा था? हेलीकॉप्टर। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, और समताप मंडल में हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है। फिर उसकी हाइट की बात करते 50 किलोमीटर तक हमने देखा समताप मंडल है। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीजों को दिमाग में लाते जाओगे तो हर चीज आपको रिमाइंड होती चली जाएगी।
और फिर उसका नोट्स अपने ही लैंग्वेज में बनाइए, छापिए मत किसी चीज को, पढ़िए, फिर दिमाग में क्या चीज आ रहा, जो लैंग्वेज आपका दिमाग बोल रहा, उस चीज को आप लिखते जाओ। और फिर उसको लास्ट में जब पढ़ोगे ना, तब थोड़ा सा और भी आसान लगने लगा, अरे ये तो बहुत आसान। और जो पीडीएफ में सिर्फ जो पीडीएफ में जाए उसी को आप लिखने लगोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो इसीलिए जो चीज है, देखिए होता ना कि बच्चों को अगर जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उनमें चीजें समझाई जाएंगी तो वो आसानी से समझता है। वो क्यों? क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज वही है जो दिमाग कह रहा है। तो वही चीज हमें भी करना है कि जो चीजें हम अपनी किताब पे रटना नहीं है, हमने पढ़ा जरूर है, हमने सब कुछ वही पढ़ाया, बट दिमाग में किस तरीके से वो चीज आ रही है, उस चीज को हमें कॉपी में लिखना है उसी भाषा में, और उसी का नोट्स बनाते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या है, जब भी कोई चीज हमें पढ़ना होगा बस एक नजर देखना रहेगा, हमें समझना नहीं पड़ेगा उस चीज को, हमें देखना पड़ेगा कि अरे ये चीज ये थी बस। पे डाल दूंगा, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा और वीडियोस भी उसी में ही डाल दूंगा। ठीक है, आज वाली वीडियो महीने देती है तो बन जाएगा। अभी कल वाली वीडियो आज रिकॉर्डिंग नहीं ना पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एक दो बच्चे नहीं कर पाए थे। बाकी आज वाली वीडियोस पे अपलोड कर दूंगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी भाई पेश वगैरह जमा करते रहिए, ठीक है ना। ये दो भाई हमारा मन अगर लगता है उसी एनर्जी से आगे आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना लगता है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, देखो